हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मनोरमा इंडस्ट्रीज़ का Q4 का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद उसमें हमको लगभग 12-13% का फॉल देखने के लिए मिला। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि किन किन रीजंस की वजह से वो फॉल हमको देखने के लिए मिला है, और ये भी डिस्कस करूँगा कि मैं इस कंपनी के रिजल्ट के बारे में क्या सोच रहा हूँ और मैंने इसमें क्या किया हुआ है। क्योंकि ऑलरेडी मेरा इसमें एक ठीक ठाक पोजीशन है, बहुत बड़ा पोजीशन भी नहीं है बट ठीक ठाक पोजीशन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ वो भी डिस्कस करने वाला हूँ और कंपनी का हम रिजल्ट भी डिस्कस करेंगे। मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, ज़्यादा मैं नंबर्स से बात नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ ओवरऑल बिजनेस का कैसा हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए, मेन जो प्रॉब्लम था, वो दिक्कत ये था इन लोगों को कि इनका इस बार मार्जिन में इम्पैक्ट पड़ा है। अब मान लीजिए कोई भी कंपनी में अगर आपका मार्जिन में इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब मान लीजिए मैं सामान खरीद रहा हूँ 100 रुपये का और बेच रहा हूँ 150 रुपये का, यानी 50 रुपीज़ का मेरा मार्जिन है। अगर ये मार्जिन घटता है तो जनरली इसको हम एज ए नेगेटिव देखते हैं, क्योंकि आगे जाके आपका सेल्स तो बढ़ेगा बट प्रॉफिट उस तरीके से नहीं बढ़ पाएगा जैसे पहले बढ़ रहा था, क्योंकि आपका मार्जिन घट गया। तो यहाँ पे हमको मार्जिन में थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने के लिए मिला है। मतलब पहले आपका 26% के आसपास था, इस बार घट के 25% हो चुका है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं और जनरली एक चीज़ देखा गया है कि कोई इन्वेस्टर अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में बैठा हुआ है, क्योंकि मनोरमा ने आपको पिछले 1-2 साल में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, तो जब भी कुछ ऐसा इंडिकेशन दिखता है तो वो लोग पहला काम ये करते हैं कि प्रॉफिट बुक करते हैं। मतलब जितना प्रॉफिट हो चुका है उसमें से कम 40-50% जितना भी हो सके वो प्रॉफिट निकालो, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। अब स्मॉल कैप कंपनी में जब गिरावट आता है तो बहुत फास्ट देखने के लिए मिलता है। आपने देखा होगा अभी कल्याण ज्वेलर्स या स्काई गोल्ड, ये लोग गिर बहुत भयानक तरीके से रहे, 8-9%। तो बेटर वही रहता है कि कम से कम प्रॉफिट जो हुआ है हमको उसमें से कुछ पोर्शन निकाल के रखो, ताकि मेरा जो प्रॉफिट बना है वो मेरे हाथ में आ जाए। अगर मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूँगा तो वो प्रॉफिट चला गया, वो सिर्फ पेपर में देखने के लिए मुझे मिला था। तो इसलिए लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। बट कंपनी ने क्या बोला है, मैनेजमेंट ने बोला कि हमने हमेशा गाइड किया है कि हम लोग का जो प्रॉफिट मार्जिन रहेगा वो 20 से 25 या मेरे ख्याल से 23 से 26% के आसपास रहेगा, 27% के आसपास मेरे ख्याल से। तो उसी रेंज में प्रॉफिट घूम रहा है। आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने मिलेगा, बट पूरे साल का अगर हम मार्जिन देखें तो अभी 25% का निकल के आया है, मेरे ख्याल 26% का निकल गया है, जो कि नॉर्मल है। क्योंकि आप हमेशा सेम मार्जिन पे काम नहीं कर सकते ना, हमेशा बिजनेस कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहता है। तो प्रॉफिट मार्जिन घटा भी क्यों है वो भी कंपनी ने बताया, क्योंकि इस साल कंपनी ने लगभग 9 सब्सिडरीज को बनाया है, मतलब छोटे छोटे कंपनीज को बनाया है जो अलग अलग कंट्रीज़ में है। अब जब भी आपका कोई नया फैक्ट्री सेटअप करते हो तो उसमें नया एम्प्लॉयमेंट, मतलब नए आदमी को जॉब देना पड़ता है, प्लांट बैठाना पड़ता है, अप फ्रंट खर्चा करना पड़ता है, फीस देना पड़ता है, बहुत कुछ रहता है, जिसकी वजह से आपका मार्जिन में इम्पैक्ट पड़ता है और इसी वजह से कंपनी का भी मार्जिन थोड़ा बहुत घटता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, कंपनी जो सब्सिडरीज बनाया है वो उल्टा इनको और बेनिफिट देंगे लॉन्ग टर्म में आगे जाके। एक दिक्कत और भी है कि दिक्कत नहीं बोलूँगा, मतलब जो लोगों को लगता है कि जब कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन मोड में होती है तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन का रिस्क हो सकता है। मतलब आगे जाके अगर कुछ भी उल्टा फुल्टा हुआ तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत हिल जाएगा। तो ऐसे केसेस में भी लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि प्रॉफिट हाथ में रखना बेटर रहता है, फुल एग्जिट नहीं करते हैं, कुछ प्रॉफिट निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से हमको फॉल देखने के लिए मिलता है। तो ये मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स ने ये डिसीजन लिया है और मेरे ख्याल से डिसीजन खराब नहीं है। अगर आपको आगे जाके थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है तो प्रॉफिट बुक करना उसमें कोई खराब बात नहीं है, मतलब प्रॉफिट निकाला है, फुल एग्जिट नहीं किया। अब यहाँ पे देखिए एक और क्या है, बुर्किना फासो बोल के साउथ अफ्रीका में कोई जगह है, वहाँ पे इन्होंने एक प्लांट बनाया, फैक्ट्री बैठा है, ठीक है। वहाँ इनका मेन काम क्या है, ये लोग का क्या करते हैं, साउथ अफ्रीका से या आपका इंडिया से या अलग अलग कंट्रीज से ये लोग जो बीज होता है, साल का सीड होता है, फिर आपका ये मैंगो का सीड्स होता है और कुछ कुछ मतलब है, वो सीड से, बीज से ये लोग क्या करते हैं, ऑयल निकालते हैं, उस ऑयल से फिर वो बटर बनाते हैं और वो बटर ये लोग बाकी कंपनीज को बेचते हैं। तो पहले लोग क्या कर रहे थे, साउथ अफ्रीका से सीड्स को जमा कर रहे थे, जमा करके इंडिया भेजते थे और साउथ अफ्रीका से इंडिया आने में लगभग 50-60 दिन का टाइम लगता है। तो वो टाइम वहाँ पे जा रहा था। प्लस जब आप सीड्स को जब आप मतलब शिप में लेके आ रहे हो तो सीड क्या होता है, मतलब मान लीजिए इतना बड़ा बड़ा अगर सीड्स भी है तो बड़े बड़े कंटेनर में क्या होगा, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लेगा, जिसकी वजह से इनको लॉजिस्टिक खर्चा बहुत पड़ रहा था, सामान लाने के लिए खर्चा बहुत पड़ रहा है। फिर इंडिया में आके वहाँ से एक्सट्रैक्शन करते हैं, ऐसा प्रोसेस चल रहा था। अब इन्होंने क्या किया है कि ये लोग बोल रहे कि सीड्स को हम इंडिया में लेके नहीं आएंगे, हम साउथ अफ्रीका में ही प्लांट बैठा रहे हैं, वहीं पे हम बटर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और फिर उस बटर को यहाँ भेजेंगे। अब उससे इनको फ़ायदा क्या हुआ, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि सीड्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, उसका बटर जब निकालेंगे तो इतना सा वॉल्यूम होगा। एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, अगर इतना सारा सीड्स आपने लिया है तो वो उसको पूरा लाने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू सिर्फ इतना सा बटर लाने का। एक तो उनका कॉस्ट बच गया। दूसरी बात ये है कि आपका जब सीड्स को आप इंडिया में लेके आते हो तो 60 दिन के बाद उसका जो क्वालिटी रहता है थोड़ा बहुत डिप्लीट होता है और जितना बटर आप निकाल सकते थे उससे कम मात्रा में निकलता है। इसलिए अगर आप लगातार बटर निकालते हो तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है, दूसरा बेनिफिट हो गया। तीसरा बेनिफिट ये है कि अगर मतलब मान लीजिए वो वाला प्लांट जो ऑयल निकालने का जो काम है, अगर वो अफ्रीका में हो जा रहा है तो इंडिया का जो प्लांट है वो अब फ्री हो गया है और ये फोकस कर सकता है इंडियन सीड्स के ऊपर,
जो आपका मैंगो सीड और साल सीड्स कुछ है उसके ऊपर फोकस कर सकता है। तो ट्रिपल बेनिफिट हमको है सिर्फ इस फैक्ट्री के बैठने की वजह से। तो ये जो फैक्ट्री बैठाना था ये लोग ये पिछले क्वार्टर से ही बोल रहे थे और अभी इन लोग का ये एग्जीक्यूशन हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगर कि इनको एक लॉस भी हुआ है, जैसे मान लीजिए फॉरेन एक्सचेंज होता है ना, इन लोगों को बहुत कुछ एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है। तो अगर इंडियन करेंसी फ्लक्चुएट करता है या बाहर का करेंसी फ्लक्चुएट करता है तो इन लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस कभी कभी होता है। तो उसके ऊपर इनको लगभग 7 करोड़ का ऐसा लॉस हुआ है। तो ये भी क्या है, एक वन टाइम इम्पैक्ट है, हमेशा चलते हुए नहीं रहेगा। ये जो बहुत खर्चा इनको इस क्वार्टर में करना पड़ा है वो भी वन टाइम इम्पैक्ट है, ये बार बार नहीं चलेगा। तो अगेन ये अगर कोई आदमी या कोई बिजनेस अपने आपको एक्सपेंड कर रहा है तो खर्चा तो अपफ्रंट करना पड़ता है। तो उसके वजह से इनका इस बार क्या हुआ है, मार्जिन में हमको डिप देखने मिला है और प्रॉफिट भी हमको थोड़ा बहुत घटता हुआ दिखा है। बट लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के लिए सब कुछ बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे देखिए वार के बारे में कंपनी ने क्या बोला है। किसी ने पूछा कि ये जो वार चल रहा है आपका मिडिल ईस्ट में उससे आपकी कंपनी पे क्या असर पड़ रहा है। तो कंपनी ने बोला कि देखिए इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है, जैसे अगर वार चल रहा है वहाँ पे तो ऑयल का प्राइसेस बढ़ेगा। ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है यानी आपको ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होता है वो बढ़ने वाला है। तो ये बोला कि ये हमारे बिजनेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है जो सभी को पड़ेगा। तो वो इस कंपनी को भी झेलना पड़ेगा। तो देखिए ये कोई मतलब कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा कि बिजनेस खराब हो गया। और इनके खुद के बिजनेस के ऊपर मैनेजमेंट ने बोला कि हमें कोई खास फर्क पड़ा ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जहाँ से सामान लाते हैं वहाँ वार नहीं हो रहा है। ये लोग सामान कहाँ से लेके आते हैं, अफ्रीका से लेके आते हैं, फिर और कोई था मैं भूल गया। तो उन सब जगह में वार तो हो ही नहीं रहा है। दूसरा ये लोग जहाँ सामान बेचते हैं वहाँ भी कुछ वार का असर नहीं पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में इनका बहुत छोटा सा बिजनेस है। तो बोल रहे हैं कि वार से हमको लार्जली बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है, हम लोग एकदम मतलब आइसोलेटेड है, बच्चे खुचे हुए। जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो पड़ेगा, जो एज ए होल पूरे वर्ल्ड को पड़ रहा है, वही हमको पड़ने वाला है। तो ये भी चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि कंपनी के ऊपर वार का जो मेन प्रॉब्लम है आज में वो इनके लिए उतना कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब कंपनी ने इंप्रूवमेंट क्या दिखाया, देखिए जो वर्किंग कैपिटल डेज है यानी आपका जो बिजनेस है वो कंप्लीट करने में, साइकिल कंप्लीट करने में कितना दिन लगता है वो उन्होंने घटा दिया है। 151 डेज से 125 डेज ला दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और कंपनी बोल रही है कि हम आगे जाके और भी कम कर सकते हैं, अगेन पॉजिटिव चीज़। नेक्स्ट रेवेन्यू का गाइडेंस दिया कंपनी ने, अभी बोल रही है कि हम लोग FY30 तक अपने रेवेन्यू को कर लेंगे 3500 करोड़। इस साल कंपनी ने कितना किया है, लगभग 1300 करोड़ के आसपास का इन्होंने मतलब रेवेन्यू ग्रोथ किया है। तो अगले आने वाले 2-3 सालों में इनका जो रेवेन्यू है वो लगभग डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। 1300 का अगर मैं डबल करूँ तो 2600 होगा, 2600 से भी ज़्यादा 3500 हो जाएगा। तो अगर मैंने CAGR में निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 30-40% के आसपास का ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है रेवेन्यू में। अब इनका प्रॉफिट में उससे भी ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है अगर इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है तो। फिर तो मेन मेरा आपका बात यही है। अब बाकी जो भी कंपनी एक्सपेंशन कर रही थी, ये जो अपना जो नए नए प्लांट्स बैठा रही है, अपना जो कैपेसिटी उसको इंक्रीज़ कर रही है, वो सबका सब चीज़ वैसे इम्पैक्ट है। बस जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो हमको इस एक क्वार्टर में देखने के लिए मिला है। और एक बात ये भी है कि इन लोगों का मेन क्या है, जो कोकोआ होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, इसीलिए उसकी जगह पे ये लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोकोआ इक्विवेलेंट बटर जो है या CB जो भी है उसका डिमांड बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो इन्वेस्टर्स है उन्हें क्या लग रहा है कि जो कोकोआ का प्राइस घट रहा है तो इनका डिमांड घट जाएगा। क्योंकि देखिए इनका डिमांड बढ़ा ही क्यों था, क्योंकि कोकोआ का प्राइस बहुत बढ़ गया था जिसकी वजह से लोग एफर्ट नहीं कर सकते। तो ये लोग कोकोआ की जगह पे ये वाला चीज़ को यूज़ कर रहे थे। बट मैनेजमेंट ने कहा कि हमको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जितना कोकोआ लोग यूज़ करते हैं उतना करेंगे ही, और हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो हम लोग का अलग से हम लोग का डिमांड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो नेट अगर मैं देखूँ तो मुझे इस कंपनी में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। अभी आपको जो फॉल देखने के लिए मिला है मेरे ख्याल से, ठीक है मेरा ओपिनियन है, आगे जाके बिजनेस में क्या हो कोई बोल नहीं सकता। मेरे ख्याल से ये प्रॉफिट बुकिंग है जो कि ख़राब चीज़ नहीं है। अगर मेरा भी मान लीजिए प्रॉफिट 2-3 गुना हुआ होता तो मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करता ही, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत करता। और वो प्रॉफिट बुक करने से आपका यहाँ पे मार्केट में को फॉल देखने के लिए मिलता है। तो ये था चीज़। अब मैं इस कंपनी के ऊपर क्या कर रहा हूँ, तो मैंने अभी तक एग्जिट किया हुआ नहीं है, मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। हालांकि जितना मुझे प्रॉफिट हुआ था, मैंने इसको एंट्री शायद पिछले क्वार्टर में ही किया क्या, तो मैंने जितना प्रॉफिट कमाया था वो फिर से अभी 0 के आसपास आ चुका है, क्योंकि लगभग 13% फॉल किया इसने। तो मैं तो नील में बैठा हूँ, लेकिन मैं अभी एग्जिट नहीं करने वाला हूँ। उल्टा अगर मेरे पास एक्स्ट्रा कैपिटल आता है तो इसमें धीरे धीरे करके अब मैं इसमें ऐड करूँगा, क्योंकि बिजनेस में एज सच मुझे कुछ दिक्कत दिख नहीं रहा है। मैनेजमेंट ने जैसा गाइड किया था वैसे चल रहा है, और जो प्रॉब्लम्स था उसको मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया है कि वन टाइम प्रॉब्लम था। तो ये था मेरा एनालिसिस मनोरमा इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए। अगर आपकी कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स है तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।